हाँ तो बच्चों गुड मॉर्निंग। डाउट्स मेरे पास आ चुके हैं, शुरू करते हैं बेटा। देखो सबसे पहले तो करवाऊंगा मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 6 हर बार की तरह से पहले मैं आप लोगों को अनसॉर्ट वाली कराऊंगा, फिर आप सॉर्ट और बाकी सब ट्राई करेंगे। और इसके बाद बेटा 1 से 15 तक मैंने ट्राई करने को दिए थे और उसमें डाउट्स मेरे पास आ चुके हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहला जो एक्सरसाइज नंबर 6 का पहला न्यूमेरिकल ये रहा आपके सामने। ये कह रहे बेटा अ रिंग डिस्क एंड स्फीयर आर साइमल्टेनियसली रिलीज टू रोल डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट h। राइट द ऑर्डर इन विच 3 बॉडीज विल रीच एट द बॉटम। यानी बेटा इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पर हमने 3 चीजें रख दी, सेम इंक्लाइंड प्लेन सेम हाइट, रिंग डिस्क और स्फीयर। तो वो पूछ रहे हैं बॉटम पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। मेरे बेटा वैसे तो मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकलवा करके भी करवा रखा है तुम्हारे को। एक और तरीका, एक और अप्रोच मैं आप लोगों को बताता हूं। Excuse me, sir. बोलो बेटा। Sir, please add 1 second. ओके ओके बेटा, थैंक यू। तो मेरे बेटा आज हम बिल्कुल अलग अप्रोच लेकर के चलेंगे। पहले याद होगा, मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम एक्सेलरेशन का और फ्रिक्शन का डेरिवेशन किया था, कुछ दिन हो गए, तो मैंने इसे इस तरह से सॉल्व किया था कि नीचे खींचने वाला फोर्स mg sin थीटा, यहाँ पर फोर्स mg cos थीटा, ये रिएक्शन, ये फ्रिक्शन, 2 इक्वेशन बनाई गई थी, एक लीनियर मोशन की और एक रोटेशनल मोशन की। उससे हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव करा था। लेकिन आज हमेशा वही है ना, कई अप्रोच पता होनी चाहिए। आज की अप्रोच ये है कि यदि इंक्लाइन प्लेन से h हाइट से कोई भी बॉडी नीचे आएगी रोल करती हुई, तो जो शुरू में पोटेंशियल थी वो बाद में काइनेटिक में बदल जाएगी। शुरू में पोटेंशियल थी mgh, बाद में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एक तो लीनियर, क्योंकि रोल कर रहा है तो लीनियर और रोटेशनल दोनों है, और दूसरा रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये जो हाफ का 2 है कॉमन लेकर के ऊपर ले गए, ओमेगा को v अपॉन आर लिख दिया, तो ये v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 1 लिखने की अब कोई जरूरत ही नहीं रही। तो इससे v स्क्वायर, अच्छा v स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2mgh अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। क्या हुआ समझ में आ गया बेटा? mgh बदल गया हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को v अपॉन आर रख दिया, v स्क्वायर कॉमन ले लिया, m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ? अंडर। ये फॉर्मूला बहुत आसानी से आ गया और ये मुझे कई बातें बता रहा है। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा वो सबसे कम वेलोसिटी के साथ पहुंचेगा। हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेस वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं, तो इसका, और जो लेस वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं उन्हें समय सबसे ज्यादा लगता है। एक्सरसाइज 6 चल रही है बेटा। जो सबसे कम वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं उन्हें टाइम सबसे ज्यादा लगता है। तो अब इन्होंने क्या क्या दिया था? रिंग, डिस्क और स्फीयर। और जब हम स्फीयर कहते हैं तो वो सॉलिड स्फीयर होता है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 mr स्क्वायर, डिस्क का हाफ mr स्क्वायर यानी कि बेटा 0.5 mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 को 0.4 लिख दो। फ्रैक्शन की बजाय डेसिमल में लिखने से बेटा इसे समझना और याद रखना आसान होता है, कौन सा बड़ा है, कंपैरिजन भी आसानी से हो जाता है। अब बताओ बेटा सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? रिंग का। और यदि रिंग का सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो सबसे कम वेलोसिटी अचीव करेगा, और सबसे कम वेलोसिटी अचीव करेगा तो टाइम सबसे ज्यादा लगने वाला है।
जिसका सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होने के कारण इन तीनों में वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, और जिसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी सबसे पहले पहुंचेगा, यानी टाइम सबसे कम लगेगा। ऑब्वियसली बीच वाला रह गया डिस्क, जो इन दोनों के बीच में पहुंचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में स्फीयर, डिस्क और रिंग, पहले नंबर पर पहुंचने वाले में उन्होंने कहा है स्फीयर, दूसरे नंबर पर कहा है हमारा अगला डिस्क, और तीसरे पर रिंग। आप समझ गए क्यों। क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहे हैं hollow cylinder is rolling down the inclined plane which is inclined at 30 degree. Find the speed after it has traveled distance 10 मीटर। एक inclined plane है, इस पर hollow cylinder छोड़ दिया गया 30 डिग्री के एंगल पर। तो वो कह रहे हैं कि जब ये रिलीज करने के बाद 10 मीटर नीचे आ जाएगा, 10 मीटर नीचे आ जाएगा, तब इसकी स्पीड बताइए। मैं, क्योंकि एक तो अप्रोच वही है कि पहले एक्सेलरेशन निकालो पुराने तरीके से, और एक्सेलरेशन पता लगने के बाद आप फिर टाइम निकालो। दूसरा तरीका ये है इसकी हाइट पता लगा लो कि क्या हाइट से आया है, ये, और ये फॉर्मूला लगा दो स्पीड के लिए, h/10 sin 30, h/10 sin 30 यानी कि हाफ, तो h कितना हो गया 5 मीटर। फिर स्पीड का फॉर्मूला वही वाला, √2mgh अपॉन m प्लस I/r²। अब क्या दिया हुआ है इन्होंने, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² अपॉन r², m, तो ये m प्लस m हो गया। हॉलो सिलेंडर है ना, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, और mr² में r² डिवाइड कर दिया तो m आ गया, m प्लस m हो गया 2m से 2m कट गया, रह गया gh। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है √gh, जहां h हाइट है, जितनी हाइट से आया है, g आपको मालूम है, हाइट आपको अब निकलवा दी है, स्पीड आपकी आ जाएगी। थर्ड न्यूमेरिकल तो खुद कर लेना, काइनेटिक एनर्जी और ओमेगा दे करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं, तो फॉर्मूला लगा देना, काइनेटिक एनर्जी ½ I⍵²। क्वेश्चन नंबर 4, दो इंक्लाइन प्लेन है अलग अलग एंगल के, एक α1 और एक α2, दोनों पर सिमिलर डिस्क का मतलब मास भी सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है, हर तरह से सेम है, रेडियस भी सेम है, मटेरियल भी सेम है। एक s डिस्टेंस चल के आ रही है और एक 2s डिस्टेंस चल के आ रही है। जब ये जमीन पर पहुंचेंगी तो इनकी स्पीड v1 और v2 का रेशियो बताओ। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दोनों, इस फॉर्मूले में हाइट का रोल है, डिस्टेंस का रोल नहीं है। दोनों के दोनों का सेम मास है, सेम g है, दोनों सेम हाइट से आई हैं, सेम मास है, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेम रेडियस है, सब कुछ सेम है, तो स्पीड सेम होगी, भले ही डिस्टेंस ज्यादा चलनी पड़े या डिस्टेंस कम चलनी पड़े। तो ये कंसेप्ट मैं आपको पहले भी बताया, इसीलिए मैंने बताया कि कई बार ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम आ जाता है। जरूरी नहीं कि हर बार आप लेंथी प्रोसेस को अडॉप्ट करें, तो इनकी स्पीड बराबर होगी और स्पीड का रेशियो 1:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इतने % ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग हॉलो स्फीयर। कोई हॉलो स्फीयर रोल कर रहा है, यानी लीनियर और रोटेशन दोनों कर रहा है, तो वो कह रहे हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितने % ट्रांसलेशनल है। तो पहले ये बताओ बेटा, काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी है, तो जवाब है ½ mv² प्लस ½ I⍵²। उसमें से ट्रांसलेशनल कितनी है, तो ट्रांसलेशनल है बेटा ½ mv², इसे बोलते हैं लीनियर या ट्रांसलेशनल। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी टोटल एनर्जी का क्या फ्रैक्शन है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का
यानी कि हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का कितना फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन यहां से आ जाएगा, और यदि वो करें कितने परसेंट है तो इंटू 100 कर देना, तो इससे आपको मिल जाएगा कि ट्रांसलेशनल एनर्जी टोटल एनर्जी का कितने परसेंट है। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, एक बॉडी है मास m की, बॉडी भी क्या स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल मतलब हॉलो स्फीयर, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया और उसके ऊपर F फोर्स लगाया गया टेंजेंशियली, जिसके कारण ये रोल करने लगा विदाउट स्लिपिंग। इसका मास m है, रेडियस r है, फोर्स F लगाया जिसके कारण ये रोल करने लगा। तो बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। एक बात बताओ, जब आप इसे यहां फोर्स लगाओगे तो ये फोर्स एक टॉर्क पैदा करेगा। टॉर्क कैसा होगा, क्लॉकवाइज घुमाने वाला या एंटी क्लॉकवाइज? तो जवाब है क्लॉकवाइज घुमाने वाला। तो ये मॉलिक्यूल्स, ये पार्टिकल्स क्लॉकवाइज घूमेंगे और जाकर के ग्राउंड को पीछे हिट करेंगे। देखो यहां से आया और टक्कर मार के पीछे हिट किया, जिसके कारण फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। दूसरे तरीके से समझ लो, फ्रिक्शन जो है मोशन को रोकने की कोशिश करता है। मेरा फोर्स इसे क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, और यदि फ्रिक्शन एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऑनवर्ड होगी। फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऑनवर्ड होगी, तभी भाई मेरा फोर्स घुमाना चाह रहा है सेंटर के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज, और फ्रिक्शन का फोर्स घुमाना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी फ्रिक्शन मोशन को अपोज करने की पूरी कोशिश कर रहा है। यहां पर बच्चे बड़ी गलती करते हैं, रोलिंग के केस में फ्रिक्शन का हिसाब नहीं लगा पाते। यदि आप फोर्स इधर लगाओगे तो फ्रिक्शन इधर बना देते हैं कि फोर्स के अपोजिट फ्रिक्शन, और जबकि क्या होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आता है बेटा इसकी दो इक्वेशन, पहली इक्वेशन लीनियर मोशन के कारण और दूसरी रोटेशनल के कारण। मैंने पहले भी क्या बोला हुआ है कि रोलिंग जो है वो लीनियर और रोटेशनल दो चीजों का मिक्सचर है, और यदि रोलिंग लीनियर और रोटेशनल दो चीजों का मिक्सचर है तो इसमें इक्वेशन भी दो बनती है, एक लीनियर मोशन की और दूसरी रोटेशनल मोशन की। सबसे पहले लीनियर मोशन की, F प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। भाई आगे खींचने वाला फोर्स F, आगे खींचने वाला फ्रिक्शन, नेट फोर्स F प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। कई बच्चे कहते हैं वेट क्यों नहीं कंसीडर किया, बेटा वेट ग्राउंड को दबाएगा तो ग्राउंड रिएक्शन लगाएगी, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं एक्शन रिएक्शन, तो कैंसिल हो जाएगा। ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब टॉर्क, घुमाना चाह रहा है टॉर्क R इंटू एफ, रोकने वाला टॉर्क है R इंटू फ्रिक्शन, ये हो गया नेट टॉर्क। नेट टॉर्क, टॉर्क होता है आई अल्फा, जहां अल्फा है A अपॉन R। ये है सेकंड इक्वेशन। एक काम करो, R को लेफ्ट साइड में कॉमन लेके राइट में ले जाओ, तो ये है सेकंड इक्वेशन। दोनों को ऐड करिए, ऐड करोगे तो 2f इज इक्वल टू m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू a। 2f इज इक्वल टू m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। अब उन्होंने क्या दिया बता, हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर, स्फेरिकल शेल, शेल जो अंदर से हॉलो हो, तो ये हॉलो स्फीयर है, तो आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr स्क्वायर, और 2/3 mr स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा 2/3 m। दोनों को ऐड कर दो, m प्लस 2/3m, इट बिकम्स 5/3m। तो एक्सेलरेशन आ जाता है 6f अपॉन 5m। यही आंसर है। यहां एक बात काबिले गौर है, यदि फ्रिक्शन ना होता तो ये धीरे चलता, फ्रिक्शन है तो तेज घूमेगा, तेज चलेगा। दिख रहा है एक अलग सा कंसेप्ट, फ्रिक्शन ना होता तो ये धीरे चलता, फ्रिक्शन है तो ये तेज चल रहा है। कैसे? ये है फ्रिक्शन की मौजूदगी में एक्सेलरेशन 6f अपॉन 5m। यानी कि बेटा
1.2 F अपॉन m, फ्रिक्शन की प्रेजेंस में एक्सेलरेशन। यदि फ्रिक्शन ना होता, फ्रिक्शन होता ही नहीं, तो एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, और फोर्स अपॉन मास का मतलब हो गया कि बेटा आगे ले जाने वाला फोर्स F और मास है m, बस। यानी तब एक्सेलरेशन होता 1F अपॉन m, और अब है 1.2 F अपॉन m, यानी फ्रिक्शन यहां पर स्पीड को, एक्सेलरेशन को बढ़ा रहा है। फ्रिक्शन नहीं होता तो इसकी स्पीड, इसका एक्सेलरेशन कम होता। तभी तो सड़कों पे आपने देखा होगा, जो फ्रिक्शन वाली सड़कें होती हैं, हमेशा सड़कें खुरदुरी बनाई जाती है, रफ बनाई जाती है, जिससे फ्रिक्शन ज्यादा हो और ट्रैफिक फास्ट चल सके। यदि सड़कें मैं मार्बल की बना दूं, सारी मार्बल की, तो गाड़ी के टायर्स जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या बढ़ेंगे तो बहुत कम इस स्पीड पकड़ पाएंगे, फिसलते फिरेंगे इधर उधर टकराते। तो चलिए ये भी आ सकता है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आ सकता है, इतने बोर्ड रब करूं कि भाई फ्रिक्शन की मौजूदगी में चीजें तेज चलती हैं या फ्रिक्शन के एब्सेंस में। मेरे बेटा तभी तो कहा गया है फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। एक तरफ तो फ्रिक्शन स्पीड को कम करने की कोशिश करता है, और कई बार फ्रिक्शन मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। अगला क्वेश्चन, अब डाउट्स हैं आप लोगों के 1 से 15 के बीच में, जो भी डाउट आए हैं अभी बता रहा हूं। देखिए, अच्छा कल का होमवर्क पहले ही ले लो, डाउट्स खत्म होने से पहले। 1 से 15 तो मैंने दे ही दिए थे, लेकिन यदि बाई चांस किसी ने आप में से ट्राई ना करे हो तो दोबारा भी पूछ सकते हो। आप 1 से 45 तक, 1 से 45 तक, भाई 15 तो हो चुके, 16 से 45 तक ट्राई करोगे, और जिसने नहीं करे वो 1 से 45 तक ट्राई करेगा, और मुझे शाम तक सारे डाउट्स भेज देना। पहला डाउट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें भी कई अप्रोच हो सकती है, मैं आपको सबसे आसान अप्रोच बता रहा हूं। एक रिवर बैंक है, यहां एक बोट है पानी के अंदर, ये नाव है। ये बोट 120 kg की है और 8 मीटर इसकी लेंथ है। किनारे से ये 20 मीटर दूर है। इसके अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका मास 30 kg है। क्वेश्चन ये है, एक बार फिर से देखो बेटा, नदी का किनारा, आदमी किनारे से 20 मीटर दूर है, बोट की लंबाई 8 मीटर है, मास दोनों के दे रखे हैं, आदमी का 30 किलो, बोट का 120 किलो। वो कह रहे हैं यदि ये आदमी नाव के अंदर एक कोने से दूसरे कोने तक चला जाए, यानी 8 मीटर चला जाए, तो किनारे से उसकी दूरी क्या होगी। तो कई बच्चे कहते हैं पहले वो एंड से 20 मीटर दूर था, अब वो 8 मीटर पास आ गया तो 12 मीटर दूर होगा। ये गलत अप्रोच है। यहां पर आप इसे दो तीन तरीके से समझ सकते हैं। एक तो सेंटर ऑफ मास के हिसाब से समझ सकते हैं, यदि आपने क्लास 11 में न्यूमेरिकल करे हैं, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह नहीं छोड़ता। दूसरा, इसे आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी कर सकते हैं, और तीसरे नंबर पर आप इसे मास इनटू डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। तो अब जो मैं बता रहा हूं, जो सबसे आसान अप्रोच है यहाँ, वो अप्रोच ये है कि जब ये शुरू में रुका हुआ था, उस समय ये भी रेस्ट पर था, ये भी रेस्ट पर था, दोनों रेस्ट पर थे, और यदि दोनों रेस्ट पर थे तो दोनों की वेलोसिटी और यानी कि मोमेंटम जीरो था, इनिशियल मोमेंटम। अब यदि दोनों का इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। फाइनल मोमेंटम जीरो तभी होगा कि यदि आदमी आगे चलेगा और बोट रुकी रहे, तो फिर फाइनल मोमेंटम जीरो हो ही नहीं सकता सिस्टम का। होगा दरअसल ये
कि जब आदमी आगे चलेगा तो नाव पीछे चलेगी। जैसे आपने एक्शन रिएक्शन से पढ़ा हुआ है कि हम नाव से आगे कूदते हैं तो नाव पीछे भागती है। बजाय से एक्शन रिएक्शन के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से करो। 30 किलो का आदमी जब इधर जाएगा तो ये बोट पीछे जाएगी। मैं पहले आंसर बताते समय एक चीज की कमी छोड़ूंगा और फिर वो कमी मैं 1 मिनट बाद बता दूंगा। मान लो बेटा आदमी 8 मीटर आगे आया तो बोट डी डिस्टेंस पीछे गई। आदमी 8 मीटर आगे आया, नाव डी डिस्टेंस उतनी देर में पीछे गई। टी टाइम में आदमी ने 8 मीटर कवर करे, टी टाइम में बोट ने डी डिस्टेंस पीछे कवर करी। तो जरा मुझे बताओ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से ही बता दूं पहले, फिर बाद में शॉर्टकट, कि मेरे बालक शुरू में मोमेंटम 0 था तो बाद में भी 0 होना चाहिए। यानी कि आदमी का ऑनवर्ड मोमेंटम और बोट का बैकवर्ड मोमेंटम बराबर होना चाहिए। अब आदमी का ऑनवर्ड मोमेंटम मास, पर्सन का मास 30 किलो और इनटू पर्सन की वेलोसिटी। पर्सन की वेलोसिटी बेटा 8 मीटर डिस्टेंस कवर करी है टी टाइम में। टी टाइम में ये है पर्सन का ऑनवर्ड मोमेंटम। अब बोट का बैकवर्ड मोमेंटम, बोट का मास इनटू बोट की वेलोसिटी। बोट ने डी डिस्टेंस ट्रेवल करी है टी टाइम में। भाई जितने टाइम तक आदमी चला उतने ही टाइम तक बोट पीछे किसकी? ये तो है नहीं कि आदमी रुक गया बोट फिर भी चलती चली जा रही है। आदमी जितने टाइम में आगे चला उतने ही टाइम बोट पीछे चली। जिस समय आदमी ने आगे चलना शुरू किया उसी समय बोट ने पीछे चलना शुरू किया। जिस टाइम आदमी रुका उसी समय बोट, कुल मिला के बात यह है टाइम सेम है। तो पर्सन का मास, पर्सन की वेलोसिटी 8 मीटर डिस्टेंस और टी टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। बोट का मास, बोट की वेलोसिटी, टाइम दोनों तरफ सेम है तो काट दो। अब इसे आगे से सीधे याद रखा जा सकता है। टाइम का चक्कर ही छोड़ो, आदमी का मास और आदमी की चली हुई डिस्टेंस, आदमी का मास इनटू मैन द्वारा चली गई ऑनवर्ड चली हुई डिस्टेंस बराबर बोट का मास इनटू बोट की चली हुई डिस्टेंस। अब यहां कमी क्या है? आगे कौन आ रहा था? लेफ्ट कौन आ रहा था? मैन। तो मैन का मास इनटू मैन की डिस्टेंस। पीछे कौन जा रहा था? बोट। तो बोट का मास इनटू बोट की डिस्टेंस। लेकिन यदि बोट पीछे जाएगी तो बोट में खड़ा हुआ आदमी भी तो पीछे जाएगा। तुम ये बताओ क्या ये संभव है कि नाव आधा मीटर ही पीछे जाए और मेरे पे उसका फर्क ना पड़े? मैं नाव के अंदर बैठा हूं, मैं बोट के अंदर बैठा हूं। यदि बोट इधर जाएगी तो मुझे उधर चलना ही है, बोट इधर जाएगी तो मुझे इधर चलना ही है। तो जब बोट पीछे जाती है तो बोट के अंदर का हर सामान इंक्लूडिंग दिस मैन वो भी पीछे जाते हैं। तो पीछे जाने वाले, बैकवर्ड जाने वाले मास में 120 के साथ बोट के मास के साथ मैन का मास और जोड़ना, यही है ट्विस्ट। तो 30 इंटू 8 बराबर 150 डी। तो डी कितना आ जाएगा? 8/5। अब जरा सोचो, आदमी किनारे से 20 मीटर दूर था, 8 मीटर पास आया तो 20 में से 8 मीटर डिस्टेंस कम हो गई और फिर नाव के साथ 8/5 पीछे चला गया तो 8/5 डिस्टेंस बढ़ गई। भाई किनारे से 20 मीटर दूर था, पहले वो इधर आया 8 मीटर तो 8 मीटर कम हो गई, लेकिन नाव के साथ 8/5 राइट खिसक गया तो 8/5 बढ़ गई। तो अब उसकी किनारे से जो डिस्टेंस है 20 - 8 + 8/5 आ गया समझ में? दोबारा पूछना हो तो पूछ लो। तो एक तो ये डाउट था आपका। सेकंड, और ट्राई जरूर करना बेटा। यदि आप अभी ट्राई नहीं करोगे ये समझ लो जिस दिन चैप्टर खत्म हो गया फिर नीड्स के डाउट उठाने के, नहीं तो फिर तो सिलेबस ही आगे नहीं बढ़ेगा। इस समय चाहे जितने भी पूछ लो। इसके बाद आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 3, आसान न्यूमेरिकल है। वो कह रहे हैं बेटा एक ब्रिक है, लेंथ एल की, आइडेंटिकल ब्रिक्स है मेरे पे बहुत सारी। हमने उसके ऊपर एक और ब्रिक रखी, एक और ब्रिक रखी, एक और ब्रिक रखी। तुम जानते हो एक समय ऐसा आएगा जब ये पलट जाएगी।
तो वो कह रहे हैं वो जो आखिरी ब्रिक रखी जाए कि ये ना पलटे, तो वो आखिरी ब्रिक पुरानी पोजीशन से कितना दूर होगी। हमें पलटने नहीं देना है, ये आखिरी ब्रिक है, जब तक ये पलटा नहीं है सेफ है ये। तो ये आखिरी है, यदि इसके ऊपर एक भी और रख दी तो सारा सिस्टम गिर पड़ेगा। तो मुझसे पूछा गया है कि ये जो लास्ट वाली है हमारी ब्रिक, वो पुरानी पोजीशन से कितना दूर है। देख बेटा बेटा, मैं आपको बताऊं कि जो हमारे स्टेबिलिटी है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, कौन सी चीज गिरेगी कौन सी नहीं। आप देखते हो आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नए नए डिजाइन की बन रही है, कई शहरों में तो ऐसी ऐसी बिल्डिंग भी बना दी गई है और वो गिरती नहीं है। तो क्या चक्कर है, कोई भी चीज कब गिरेगी। तो मेरे बेटा एक बात सुन, जब कोई बिल्डिंग हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, ये कहलाता है बेस एरिया, जहां पर उसका जमीन से संपर्क है, और यह है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां उसका वेट काम कर रहा है। यदि वेट वाली लाइन को आगे बढ़ा करके बेस एरिया में से जाएगी तो चीजें सुरक्षित रहेंगी, नहीं गिरेंगी। कल को मैं पूछूं कि मैंने ये दो बिल्डिंग बनाई, ये गिरेंगी या नहीं गिरेंगी, ये दो बिल्डिंग बनाई, ये गिरेंगी या नहीं गिरेंगी, तो उसका जवाब है ये इसका बेस एरिया है, ये इसका बेस एरिया है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे यहां भी वेट काम कर रहा है, यहां भी वेट काम कर रहा है, लेकिन ये वेट आगे जाकर के बेस लाइन से पार हो रहा है तो ये नहीं गिरेगी, और ये वेट वाली लाइन आगे जाके बेस एरिया से बाहर निकल गई, ये गिरेगी। तो मेरे बेटा एक बात सुन, इस वाले की वेट बेस एरिया बस ये वाला माना जाएगा जहां पर जमीन से संपर्क है। इसका वेट यहां से जा रहा है, इसका वेट यहां से जा रहा है, अभी तक सुरक्षित है, इसका वेट यहां से जा रहा है, इसका वेट यहां से जा रहा है। ऊपर वाली गिरा देगी क्योंकि इसका वेट बाहर से जा रहा है, जो बेस एरिया है उससे बाहर से जा रहा है, तो ये वाली नहीं रख सकते। बस ये आखिरी है, इसका वेट बिल्कुल किनारे से जा रहा है, बाउंड्री से। यदि इसके ऊपर एक भी ब्रिक रखी तो उसका जो वेट है वो बाहर हो जाएगा, बेस एरिया से आउट हो जाएगा और ये पलट जाएगा सिस्टम। मतलब साफ है कि यह आखिरी है। तो बेटा ये जो आखिरी है ये यहां से कितना डिस्टेंस पर है। तो पहले जरा एक बात बताओ, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी थी, L, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, L/2, क्योंकि इस वाले का सेंटर है ये, लेंथ इसकी भी L है, इसका सेंटर है, तो ये L/2। तो यदि ये पूरा L और ये L/2, तो ये किनारे से शिफ्ट L/2 है। यानी कि यदि इस तरह से रखी है तो चाहे कितना भी दूर रखो, कितना भी पास, जो सबसे ऊपर वाली होगी वो पहली वाली ब्रिक से L/2 डिस्टेंस तक बस रखी जा सकती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी डाउट था, वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा क्या पूछ रहे हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ L है, फिक्स है। द रॉड बिगिंस टू रोटेट। ये बेटा एक रॉड, वर्टिकल रॉड है जो नीचे वाले एंड पर फिक्स है, रॉड फिक्स है, इसकी लेंथ L है और मास M है। ऐसे वो कह रहे हैं यदि ये रॉड गिरने लगे, ये रॉड गिरने लगे और यहां तक गिर जाए थीटा एंगल तक, तो थीटा एंगल गिरने के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। मेरे बेटा एक बात तो, यहां रोटेशन हो रहा है, रोटेशन होने में बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी। तो मुझे पहले ये पता लगाना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी घटेगी कितनी। पहले इसका सेंटर यहां था, अब इसका सेंटर यहां है, इसका सेंटर
क्योंकि सारा मास सेंटर पे है, इसका सेंटर कितना नीचे आ गया, तो मेरे बेटा यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये h निकालना है कि सेंटर कितना नीचे आ गया। यदि मुझे पता चल गया सेंटर कितना नीचे आ गया तो मैं पता लगा लूंगा पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हुई। ये L/2 है। अब जरा ओरली कर, यदि ये L/2 है तो ये L/2 cos थीटा है, ये L/2 ये L/2 cos थीटा, कितना L/2 cos थीटा, पूरा कितना था L/2 और इतना कितना L/2 cos थीटा, तो h क्या बचेगा L/2 माइनस L/2 cos थीटा। ज्यादा इस पे मैंने समय इसलिए नहीं लगाया, इस तरह के पहले भी करे हुए हैं L माइनस L cos थीटा पेंडुलम वगैरह के। एक आखिरी बार देख, ये L/2 ये L/2 cos थीटा, पूरा था L/2, ये है L/2 cos थीटा, तो h बचेगा L/2 माइनस L/2 cos थीटा, यानी कि बेटा L/2 1 माइनस cos थीटा। अब पोटेंशियल एनर्जी में कमी कितनी हुई mgh, h की वैल्यू क्या है बेटा L/2 1 माइनस cos थीटा, mgh, और h कितना है बेटा L/2 1 माइनस cos थीटा। ये पोटेंशियल में कमी है, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बनेगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई क्या लोगे, तो जवाब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड 1/3 ml स्क्वायर, क्योंकि ये किनारे पर फिक्स है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एक m से m काट देना, एक l की पावर से l कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 3g अपॉन l, 3g अपॉन l 1 माइनस cos थीटा। ये देखूं कि निकालने को क्या कह रहे हैं यहां पर, हाँ यही पूछ रहे हैं, ओमेगा ही पूछ रहे हैं, 3g बाई l 1 माइनस cos थीटा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा इसका अंडर रूट। अच्छा 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये तो मैथ्स के फॉर्मूले हैं। 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मैं सिर्फ इसलिए रख रहा हूं कि आंसर 4 ऑप्शन है, मैच कराना है, और 3 2 हो गया 6, तो ओमेगा होगा इसका अंडर रूट, साइन स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा साइन, तो इसका बेटा बी ऑप्शन सही है, अंडर रूट 6g अपॉन l साइन थीटा बाई 2, यही आंसर है अंडर रूट 6g अपॉन l साइन थीटा बाई 2। अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें कहा गया है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। चलिए ध्यान से सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का। मेरे बेटा मैं कुछ चीजें आप लोगों को अब समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले उन्हें ध्यान रखना। मेरे बेटा यदि कोई मास m v वेलोसिटी से जा रहा है, मुझसे कहते हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी बताओ, तो रिलेटिव हमेशा किसी न किसी के सापेक्ष में या किसी न किसी के रिलेटिव होती है, तो मुझसे कहा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी बताओ, बड़े गौर से सुनना। तो रिलेटिव किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होती है, तो मान लो उन्होंने कहा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बताओ रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा का आंसर होगा v अपॉन r, ये ओमेगा कहलाती है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन ये ओमेगा क्या है, तो जवाब है वो r क्या है, r है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, यही ओमेगा है, ओमेगा v अपॉन r, और ये कहलाएगी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट p। यदि ये p पॉइंट बदल गया तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी बदल गई। दूसरा पॉइंट, यदि दोनों चल रहे हों v1 वेलोसिटी से और v2 वेलोसिटी से, पॉइंट a भी चल रहा है, पॉइंट b भी चल रहा है, ध्यान से देखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनकी r है। अब रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पूछी जाए, तुमसे कहें रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b,
तो भी v अपॉन r लगेगा। लेकिन बेटा यदि ओमेगा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b है, तो ये v रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b है, और यदि ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b है, तो ये va माइनस vb कह दो या v1 माइनस v2 कह दो अपॉन r। ये फॉर्मूला भी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का है। मतलब साफ है, यदि एक चल रहा है और एक रुका हुआ है तो चलने वाले की वेलोसिटी, यदि दोनों चल रहे हैं पैरेलल तो ओमेगा होगा v अपॉन r। लेकिन फिर v, जब ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है तो v रिलेटिव वेलोसिटी है, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। समझ में आया? इसके r क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तीसरा पॉइंट, यदि दो बॉडी A और B एक ही लाइन में चाहे अवे जा रही हैं या एक ही लाइन में टुवर्ड जा रही हैं, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जीरो होती है। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जीरो होती है। समझ में आ गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है ना। मान लो ये दोनों इधर जा रही है तो उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल, भाई एक यहां जाता है एक यहां जाता है तो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक यहां जाता है एक यहां जाता है तो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में एक ही सीध में जा रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, तो ऐसे में रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए भाई, यहां तक आ गया आपको समझ में? आपने एक बार बताना है, माइक ओपन करिए नहीं तो नाम लेके पूछूंगा। सबसे पहले बताइए बेटा, यदि एक चल रहा है और एक रुका हुआ है तो चलने वाले की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रुके वाले की एंगुलर विद रिस्पेक्ट टू रुका वाला पॉइंट, क्या फॉर्मूला? ओमेगा इक्वल टू v upon r। v अपॉन r। गुड। और यदि दोनों पैरेलल जा रहे हैं, v1 minus v2 upon r। यानी कि है तो v अपॉन r ही, लेकिन v रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, और जब दो पैरेलल जाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है उन दोनों का डिफरेंस होती है, तो v1 माइनस v2 अपॉन r। अच्छा चले, एक मैंने पॉइंट अभी पढ़ाया नहीं। मान लो एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, v1 स्पीड से ये इधर गया, v2 से इधर गया, बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। अब मैं कहूँ रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी बताओ, तो फॉर्मूला तो v अपॉन r ही लगेगा। लेकिन क्योंकि ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है, और रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में जाते समय v1 प्लस v2 होती है। क्या होती है बेटा? v1 प्लस v2। और यदि एक ही लाइन में चल रहे हैं, चाहे अवे जा रहे हो या टुवर्ड आ रहे हो या कैसे भी, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जीरो है। अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, कर लो बंद कर लो बेटा माइक। क्वेश्चन शुरू होता है हमारा सातवां, 7। यहां r डिस्टेंस पर एक पार्टिकल vb स्पीड से थीटा बी एंगल पर जा रहा है बेटा, और ये पार्टिकल va स्पीड से थीटा ए एंगल पर जा रहा है। मुझसे कहा कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a बताइए। यानी कि इनमें से कोई सा भी केस नहीं दिख रहा। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a बताइए। आप ऐसे में इनके कंपोनेंट कर दो वेलोसिटीज के। एक ये कंपोनेंट vb sin थीटा b, vb cos थीटा b। इसके भी दो कंपोनेंट कर लो, va sin थीटा a, va cos थीटा a। अब आप रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालोगे तो, लेकिन अब सिर्फ कंपोनेंट्स को कंसीडर करके। पहले ये पता लगाना पड़ेगा कॉस कंपोनेंट्स के कारण रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या है, फिर पता लगाना पड़ेगा साइन कंपोनेंट्स के कारण रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या है। कॉस कंपोनेंट्स के कारण रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जीरो है। तुम देखो कॉस कंपोनेंट एक दूसरे से आगे जा रहे हैं एक ही लाइन में, और मैंने कहा था यदि एक ही लाइन में एक दूसरे से आगे जाए, उनके बीच में सेपरेशन ना हो, तो वो एंगुलर वेलोसिटी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जीरो। यानी कॉस कंपोनेंट का कोई रोल नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। हटाओ।
अब जरा देखो साइन कंपोनेंट्स, साइन कंपोनेंट्स एक दूसरे के पैरेलल है, और यदि एक, और वो भी r डिस्टेंस पर, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r। साइन कंपोनेंट्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जब दो चीजें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, दो वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो v1 माइनस v2 अपन r, यानी यहां पर v1 माइनस v2 अपन r का फॉर्मूला लगेगा, तो vb साइन थीटा बी माइनस va साइन थीटा ए अपॉन r। यही है आंसर, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। समझ में आ गया बेटा? अगला क्वेश्चन आपका जो डाउट है, क्वेश्चन नंबर 9। 9 से पहले थोड़ी थ्योरी बता दूं, कुछ एग्जाम्पल बता दूं मैं सेंटर ऑफ मास से जुड़े हुए, और एक आध क्वेश्चन भी पूछूंगा। देखिए, और मैं इतने आसान तरीके से बताऊंगा, मैंने बताया ना हर चीज के कई मेथड है मेरे पास, लेकिन हमेशा मेथड वो बताना, अभी तो इस समय वैसे भी क्रैश कोर्स है, सारा सिलेबस तो करवा भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी काफी हद तक कवर करवा रहा हूं। तो मैं आपको कई सारे मेथड में से एक मेथड बताऊंगा जिससे इस तरह के सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ऐसा नहीं कोई चीज छोड़ रहा हूं, इसी न्यूमेरिकल को कराने के 4 मेथड है मेरे पास, लेकिन सारे न्यूमेरिकल उनमें से किसी भी मेथड से हो जाते हैं, तो मैं एक मेथड बता रहा हूं। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। एक बैलून है, हॉट एयर बैलून, ये हॉट एयर बैलून है 40 किलो का, इसके नीचे एक 60 किलो का आदमी लटका हुआ है। 60 किलो का आदमी लटका हुआ है, ये हवा में टंगे हुए हैं। हॉट एयर बैलून ऊपर जाना चाह रहा है और सिस्टम का वेट नीचे लाना चाह रहा है, दोनों बराबर है। जितना ऊपर फोर्स लग रहा है हॉट एयर का, उतना ही ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ का, तो ये ना ऊपर जा रहे ना नीचे, हवा में लटके हुए हैं 10 मीटर की डोरी से। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से शुरू होता है, यदि ये 60 किलो का आदमी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़े बैलून को छूने के लिए, तो बताओ बैलून को छूने के लिए कितने मीटर ऊपर चलना पड़ेगा? ध्यान से सुन, बैलून के नीचे 10 मीटर की डोरी है और उसके नीचे आदमी है। मेरा क्वेश्चन यह है कि यदि ये आदमी बैलून को छूना चाहे तो इस आदमी को कितने मीटर ऊपर चलना पड़ेगा? बताओ भाई, माइक ओपन करो। सर 10 मीटर से कम चलना पड़ेगा। और बाकी बताओ भाई। यस सर, लेस देन 10 मीटर ही होगा। लेस देन 10 मीटर होगा, बिल्कुल सही। क्यों होगा उसका जवाब सुनो। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है, पहले इसका सेंटर ऑफ मास पता लगाओ। मान लो थोड़ी देर के लिए मैं सोचता हूं कि आदमी को पूरा 10 मीटर चलना पड़ा। इस समय 60 किलो का आदमी यहां है और 40 किलो का बैलून यहां है, यहां कहीं सेंटर ऑफ मास है। यदि 60 किलो का आदमी और 40 किलो का बैलून दोनों यहीं पहुंच गए तो सेंटर ऑफ मास यहां है। जब दोनों मास यहीं है, सेंटर ऑफ मास यहां है। पुराना सेंटर ऑफ मास यहां था, नया सेंटर ऑफ मास यहां है। जबकि रूल ये कहता है कि जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह नहीं बदलता। तो दरअसल ये गलत है। जैसे जैसे आदमी ऊपर जाएगा गुब्बारा नीचे आएगा, आदमी ऊपर जाएगा बैलून नीचे आएगा, और आखिरी में मिलेंगे वो सेंटर ऑफ मास पर। बैलून भी नीचे आ जाएगा और आदमी भी यहीं आ जाएगा, और जब दोनों यहीं होंगे तो सेंटर ऑफ मास पुरानी जगह रहेगा। तो आदमी को सिर्फ कितना चलना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास के बराबर। इसे मैं h कह देता हूं। तो मुझे सिर्फ ये पता लगाना है कि ये सेंटर ऑफ मास कितनी ऊंचाई पर है। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला YCM m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2।
ठीक है बेटा, इसे मान लो y इज इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू 10, यदि ये y इज इक्वल टू 0 है तो ये y इज इक्वल टू 10 है, और ये है YCM, तो M1 60 kg, Y1 0, M2 40 किलो और Y2 10 अपॉन M1 प्लस M2 60 प्लस 40 100 किलो, तो ये आ गया 4 मीटर, तो ये YCM 4 मीटर है। तो आदमी को सिर्फ y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 4 तक यानी 4 मीटर चलना पड़ेगा और गुब्बारे को छू लेगा। अच्छा, एक चीज जरा कंफर्म करो, जो मैंने आपको रोटेशन की वीडियो दी थी, क्या उसमें सेंटर मास की पूरी कैटेगरी दी हुई है या नहीं? यदि नहीं दी हो तो मैं सेंटर मास के वीडियोस भेज दूंगा। जिसने देखी हो वो बताओ मुझे, सेंटर मास की सीरीज की वीडियोस है उसमें? नहीं यस सर बोलो। थी। है सर थी। कितनी वीडियोस थी बेटा सेंटर मास की? लगभग अप्रॉक्स सर 2-3 वीडियोस थी। ठीक है, एक काम चलो मैं देखता हूँ, यदि वो लिस्ट को खोल के उससे अलग मेरे पास सेंटर मास की जो भी वीडियोस होंगी वो मैं भेज देता हूँ। ठीक है बेटा, अगले नंबर पर तो ये आपको समझ में आ गया कि सेंटर मास अपनी जगह नहीं बदलता। तो अगला डाउट आपका आया है क्वेश्चन नंबर 9। सेंटर मास का न्यूमेरिकल है, दो लड़के एक नाव में खड़े हैं, बोट 120 kg की है, बोट का सारा वेट सेंटर पे होगा, और दो लड़के यहां पर खड़े हैं, एक 40 किलो का और एक 60 किलो का। दो लड़के बोट में अपोजिट एंड पर खड़े हैं, 8 मीटर लंबाई की बोट है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि यदि ये दोनों लड़के अपनी जगह बदल दें, यानी 60 किलो वाला तो यहां आ जाए और 40 किलो वाला यहां चला जाए, बोट का वेट है 120 kg, तो वो पूछ रहे हैं नाव किधर कितना खिसकेगी। ऐसा है, इसका मैं आसान तरीका बताऊं, तुम ये मानो कि नाव मान लो खिसकी ही नहीं, इमेजिन करो कि बोट अपनी जगह फिक्स है। ये x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 8 मीटर और ये x इज इक्वल टू 4 मीटर। यदि इसे x इज इक्वल टू 0 मानो, ये 8 मानो, ये 4 मीटर, फिर से यहां भी मैं क्या मान रहा हूं कि नाव खिसकी नहीं, ये x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8 मीटर और x इज इक्वल टू 4 मीटर। नाव का सारा मास सेंटर पे लिया जाएगा। तो मैं अभी क्या मान रहा हूं कि यदि नाव ना खिसके तो पुराना सेंटर मास कहां था और नया सेंटर मास कहां है। सबसे आसान अप्रोच बता रहा हूं, यदि गलतियां नहीं करनी। उन्होंने पूछा है बोट कितना खिसके, तो मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था 15 मिनट पहले कि आदमी नाव में जब चलता है आगे तो बोट चलती है पीछे, जब आदमी में मूवमेंट होता है तो बोट में मूवमेंट होता है। थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि मूवमेंट हुआ ही नहीं। तो पुराना सेंटर मास कहां था, इसका सेंटर मास, और नया सेंटर मास कहां है यदि नाव ना खिसके, तब मैं बताऊंगा शिफ्ट। पुराना सेंटर मास m1 x1 40 इंटू 0 प्लस m2 x2 120 इंटू 4 प्लस m3 x3 60 इंटू 8 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 40 किलो, m2 120 किलो और ये 60 किलो, 40 kg, 120 kg और 60 kg, m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन दिस। तो कितना हो गए 12 चौक 48, 480, 8 6 48, 480 होगा ना, अपॉन 120 और 100 220। ये कितना हो गया बेटा 96, 22, 1 0 से 0 काट दो,
इसे कर लेना अपना डिवाइड वाइड, मतलब एक ये आ गया पुराना सेंटर मास, ये यहां कहीं आएगा। हमेशा सेंटर मास भारी वाले के पास होता है, ये 40 किलो है, ये 60 किलो है, तो सेंटर मास भारी वाले के पास होगा। फिर पता लगाना नया सेंटर मास कहाँ है। गारंटेड यदि नाव ना हिले तो नया सेंटर मास यहां कहीं आएगा। इसे कह देता हूं x डैश cm। फिर फॉर्मूला m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ऊपर कितने हो गए 480 320 अपॉन 220। ये कितने हुए 0 800 बटे 220। ये हो गए 4 3 7 और एक 0 काट दो। जान के मैं अभी कटिंग वटिंग नहीं कर रहा। ये नया सेंटर मास यहां आएगा। अब गौर से सुन, पुराना सेंटर मास यहां था 96/22, नया सेंटर मास है 80/22। लेकिन तुम्हें मालूम है कि नया सेंटर मास पुराने सेंटर मास से अलग नहीं हो सकता। तो तुमसे पूछे बोट कितना चलेगी, बोट का नया सेंटर मास पुराने सेंटर मास से कितना दूर है, ये दूरी कितनी है? तो जवाब है पुराना सेंटर मास था 96/22, नया सेंटर मास है 80/22। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 16/22, यानी 8/11 मीटर। नाव इतना ही खिसकेगी। देख बेटा, नया सेंटर मास पुराने सेंटर मास पर पहुंचेगा और वहां रुकेगा। तो ये नया सेंटर मास पुराने सेंटर मास पर जाके रुकेगा, जिससे जहां पुराना सेंटर मास था वहीं पर ही रहे। तुम जानते हो बाहर से किसी ने कोई फोर्स नहीं लगाया तो सेंटर मास अपनी जगह नहीं बदलेगा। तो जब पहले सेंटर मास यहां था तो अब यहां कैसे चला गया? सेंटर मास को वहीं आना पड़ेगा जहां पहले था, तो सेंटर मास को वहीं जाना पड़ेगा जहां पहले था। तो यानी बेटा इन दोनों का गैप कवर करके वो यहां आएगा। तो बोट को कैसे कितना खिसकना पड़ेगा, मैंने तरीका क्या बताया? सबसे आसान तरीका 4 मेथड में से एक। सबसे पहले पता लगाओ, ये मान लो जब भी नाव खिसकने या इस तरह के क्वेश्चन हो तो ये मान लो कि बोट खिसकी नहीं। फिर पता लगाओ पुराना सेंटर मास कहां था, फिर पता लगाओ कि नया सेंटर मास कहां आएगा आदमी जब अपनी जगह बदल लेंगे। कल को मैं बोट में कितने भी आदमी बिठा दूं, मैं आपसे कहूं एक आदमी यहां है, एक यहां है, एक इधर है, एक इधर है, इसमें सबने जगह बदल ली। ये वाला यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया, ये वाला इधर पहुंच गया, ये वाला इधर पहुंच गया, सबने जगह बदल ली। बोट कितना खिसकेगी? तुम्हें सबसे आसान तरीका बताया है। आप पहले ये मानो कि बोट खिसकी ही नहीं और पता लगाओ पुराना सेंटर मास कहां था, फिर पता लगाओ नया सेंटर मास कहां है। फिर ये याद रखना नया सेंटर मास पुराने सेंटर मास पे जाएगा, और यदि नया सेंटर मास पुराने सेंटर मास पे जाएगा तो दोनों सेंटर मास की जो लोकेशन है उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। जैसे मैंने XCM और XCM डैश का डिफरेंस निकाल दिया। फिर आता है नाव राइट खिसकेगी या लेफ्ट। अब क्योंकि पुराना सेंटर मास यहां था, नया यहां है, तो नया पुराने पे जाएगा, नया पुराने पर जाएगा, तो यानी कि ये राइट खिसकेगी। सपोज इसमें पुराना सेंटर मास यहां था, नया सेंटर मास यहां आ गया, और नया सेंटर मास हमेशा पुराने पे जाता है। यदि नया सेंटर मास पुराने पे जाता है तो बोट लेफ्ट खिसकेगी। क्या तरीका सीखा इसे मैं अब कर रहा हूं कि पहले बोट को, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आए पहले बोट को खिसकाओ मत और सेंटर मास निकाल लो, और फिर उसके बाद क्या बताया, नए सेंटर मास और पुराने सेंटर मास का गैप निकाल लो। याद रखना कि नया सेंटर मास पुराने पर जाकर के ही रुकेगा। अगला क्वेश्चन अगला डाउट है क्वेश्चन नंबर 11। डाउट के हिसाब से ये लास्ट डाउट है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया
एक सिलेंडर है, फ्री टू रोटेट अबाउट द एक्सिस, ये एक्सिस पर घूम सकता है। इसके ऊपर एक डोरी लपेटी गई और यहां पर मास स्मॉल एम लटका दिया गया। सिलेंडर का मास कैपिटल एम है। जब ये नीचे गिरेगा तो ये सिलेंडर घूमेगा, ये नीचे गिरेगा, डोरी खींचेगी, सिलेंडर घूमेगा। जैसे पेन के ऊपर डोरी लपेट दूं, डोरी नीचे खींचेगी तो पेन घूमेगा, तो वही चीज यहां हो रही है कि ये घूमेगा। इसकी रेडियस आर है। तुमसे पूछा जा रहा है वेट अटैच्ड, ये थिस वेट mg is attached to the end, रेस्ट से छोड़ा गया। जब ये h हाइट गिर गया, जब ये h हाइट गिर गया तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बताओ। जब ये h हाइट गिर गया तो इसके रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी बताओ। तुम्हें मालूम है ये नीचे जा रहा है v वेलोसिटी से, ये घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी से। इसमें लीनियर मोशन है, रोटेशन नहीं। इसमें रोटेशन है, लीनियर नहीं। लेकिन बेटा जो एनर्जी लॉस होगी वो किसी ना किसी एनर्जी के रूप में बदल जाएगी। खोई हुई एनर्जी बराबर पाई हुई एनर्जी। यहां लॉस कौन सी हुई? इसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई mgh। क्या इसमें भी कोई लॉस हुई? ना, ये तो जहां था जितनी हाइट पे था वही है, पोटेंशियल का कोई लॉस नहीं हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ स्मॉल एम जी एच, ये बदल गया काइनेटिक एनर्जी में। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? इसकी तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर, और इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दोनों को एनर्जी इसके गिरने से ही तो मिली। ये गिरा तो इसे भी काइनेटिक मिली, उसे भी रोटेशनल काइनेटिक मिली। अब सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखिए, 2 सबसे पहले हटाओ, 2 mgh बराबर mv स्क्वायर, v को आर ओमेगा रख दो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा प्लस आई ओमेगा स्क्वायर। आई सिलेंडर बोलो तो नहीं दिया हुआ ना, सॉलिड सिलेंडर है। यदि सॉलिड सिलेंडर है तो हाफ कैपिटल एम आर स्क्वायर। यहां पर एक चीज का ध्यान अवश्य रखा जाए, जो सिलेंडर का मास है वो अलग है और गिरने वाला मास अलग है। लीनियर काइनेटिक एनर्जी गिरने वाले को मिली है और रोटेशनल सिलेंडर को मिली है। अब आपका काम है ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेके ओमेगा निकाल डालना। कैसे करोगे वो तो कोई बड़ी का बात नहीं है, ओमेगा निकालना है, कॉमन लेकर के सॉल्व कर दो। इसके अलावा 15 क्वेश्चन में कोई डाउट मुझे दिख नहीं रहा है, तो ठीक है, ट्राई करो अब इससे आगे के पूरे, और फिर जितने भी डाउट हो भेजते रहो बेटा। चाहे 2 मिनट जल्दी खत्म हो या 2 मिनट देर से, डाउट सारे खत्म करने हैं। तो फिलहाल मैं यहीं रोक रहा हूं और इंतजार करूंगा आगे के डाउट्स का। बाय बाय।